तो मेरे को आदेश दे, समाज गंगा चाहे विधायक हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे कमिश्नर हो, उसकी नाक काट के और समाज की जाति पर लाकर करूंगा मैं अभी वकील साहब ने बताया कि 180 पंचायत मैंने अटेंड की, उस समय कुछ सुधार नहीं आया, लेकिन पता नहीं किन कारणों से समाज वापिस अपनी जगह भूल गया और जो कुरूतियां थी वो मिटने को जा रही थी वो वापिस पलट गई। अब नए सिरे से ये पंचायतें वापिस होने लगी। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं इस मंच के माध्यम से इन पंचायतों का। और जो मेरा कहने का उद्देश्य है वो शायद मैंने ये सोचा है कि यहाँ केवल नियमों को फॉलो करना है, इनमें कोई बदलाव तो यहाँ हो ही नहीं सकता। मेरे विचार से फॉलो करवाने आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप लोग दहेज को तो बंद नहीं कर सकते, ये तो आपकी मजबूरी है, लेकिन आप लोगों ने जो ये बेस है ये शायद 3 निर्धारित किए हैं, फिर ये 25 और 20 बेस किस रास्ते से दिए जाएंगे, फिर क्या कोई पंच खुलासा करके बताए। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ कि ये पर्दे के पीछे से दिए जाए। दहेज की जो पोटली है वो गुप्त दी जाए, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। ये कोई बिना कमाए माल कौन, ये पसीने का पैसा है। कल को कोई 20-19 बात हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन देगा। दूसरी बात, ये जो भी पंचायतें हैं, जो नियम हैं, इनको आला अधिकारी नेतागण जब तक फॉलो नहीं करेंगे, आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे, तब तक ये भेदभावपूर्ण रहेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो नेता लोग हैं उनकी बेटियों की शादियों में 700-800 आदमी लगन टीका पे जाते हैं, बारात में जाते हैं और वहां डीजे बजता है, वहां मांडा लगता है, वहां आपके नियम खा गए। सबको समान रखना चाहिए, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई एमएलए हो, सबको समान रखना चाहिए, सबके साथ में एक ही भूमिका निभानी चाहिए। शादी की रस्म दिन में आपने रखी है, मैं मानता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन विचार करो मई और जून के महीने में इतना तगड़ा तापमान होगा, उस तापमान में दिन में बारात कैसे जमाई जाएगी। उसके लिए 2 टेंट लगेंगे, एक बारात को जमाने के लिए, दूसरा बारात को बैठने के लिए। बहुत भारी भरकम मात्रा में कूलर चलाने पड़ेंगे, ट्रैक्टर चलाने पड़ेंगे, ये खर्चा बढ़ा या घटा। दूसरा, आपने बफर सिस्टम का जिक्र किया है। किसी आदमी के पास में बारात को संभालने के लिए, रोजगारी करने के लिए आदमियों की व्यवस्था नहीं है, तो बफर में क्या करा दिया। वैसे मैं आपके साथ हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे बताइए कि वो आदमी कैसे उनकी व्यवस्था करेगा। टीका लगन तो आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात, मैं स्वागत करता हूँ। 11 आदमी निश्चित करें शायद आप लोगों ने, बारात क्यों नहीं करती 50 आदमी की। 350-250 की आवश्यकता कहाँ है। जेवर जिसको बेटा वाला कहता है, कोई 9 लाख का कील खाता दिया है, 7 लाख रुपए नकद दिए, 11 लाख रुपए नकद दिए। अरे वो जेवर को और जो तरीका से लागू करो तो बेटा वाला ही लाएगा, इस पर जोर क्यों नहीं देते हो आप। तमाम प्रकार के नशीले पदार्थ, आप केवल यहाँ दारू का जिक्र कर रहे हो, शराब का जिक्र कर रहे हो, नशा नशाई होता है। तमाम प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं उन पर पूर्ण पाबंदी लगाना जरूरी है समाज के लिए। अतः मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी जो हमारे समाज के नेता हैं, अधिकारी हैं, ये सभी इस प्रकार की पंचायतों में भाग लें। हमारे जो गणमान्य अन पटेल हैं, इनके बनाए हुए नियमों को फॉलो करें। यहाँ कोई गरीब और कोई नेता, ये जो जादम है, ये समाज की माँ है, इस जादम पर बैठता है, वो ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ये सभी के लिए समान होने चाहिए। आप पंच लोगों में से ये आपकी मजबूरी होगी या आपका स्वार्थ होगा। आप बड़े अधिकारियों के सभी प्रकार के फंक्शनों में जाते हैं, नेताओं के सभी फंक्शनों में जाते हैं, मध्यम श्रेणी के लोगों के पर आप अंकुश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो पुनः कह रहा हूं कि मैं इसका घोर विरोध करता हूं, ये पर्दे के पीछे से लेना देना, पर्दे के पीछे से कपड़े पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत।
देना है तो सामने दो, नहीं तो बंद करो इसको बिल्कुल। 11 आदमी लगन टीका में जाएंगे तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन बारात में भी 85 आदमी आने चाहिए। 3.5 से आदमी की व्यवस्था नहीं हो सकती दिन में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विश्राम जी। समाज गंगा और मेरे नौजवान साथियों, जब ये 14 नियम की बात कर रहे हैं, जगह जगह पंचायत हो रही है, गरीब पे वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है कि नियम कानून कायदा गरीब आदमी पे लागू होते हैं। जो विधायक, एमएलए, डीजीपी, कमिश्नर, उनकी बहन बेटी बर्थडे मना लिया और ये कल ओम प्रकाश उड़ाने लगे, वो करो हम काम पर। तो ऐसे आदमियों जब तक रोक नहीं लगाओगे, जब तक ये नियम मान नहीं होंगे, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे डीजीपी हो, चाहे कमिश्नर हो, समाज में हाथ जोड़ कर जाते पे मत करना, जूते माता थोड़ा आवेश में बोलने की बात है। आप ऐसे मत करना कि ये लड़का ऐसे क्यों बोल रहा है। और अगर समाज फैसला नहीं कर सकती, ऐसे धर्म असत्य अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो मेरे को आदेश दे, समाज गंगा, चाहे विधायक हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे कमिश्नर हो, उसकी नाक काट के और समाज की जाति पर लाकर करूंगा मैं बेसेनापति और जितेंद्र भाई पत्रकार इस बात को मछुआरे तक पहुंचा दे। मैं बेसेनापति नरेश भाई का इसने धर्म सत्य न्याय की लड़ाई लड़ी, वे हमारी बहन बेटी नहीं है समाज की, जो निर्दोष आदमी को जेल में डाल रहा है, और आज हमारा हीरा, समाज का हीरा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा दिल रोता है, मेरा भाई है, उसके लिए भी सोचो, थोड़ा मेरी समाज की बात है। तो अच्छे आदमियों को चाहिए कहते हैं कि व्यक्तिगत बात होगी और जाओ, ठीक है मेरी व्यक्तिगत मैं फैसला ले लूंगा समाज के लिए, खुद की जिम्मेदारी होगी पुलिस की। मैंने 2015-16 में दिल्ली में जॉब किया था, समाज की बात थी, और हमारे कप्तान जुत्तन लाल जी का भला हो, मैं इसके चरणों में नमन करता हूँ कि धरती से मेरे को मौका मिला। बनाराम मीणा जी सर डेली का चेयरमैन था, वहाँ की गरीब थे, किसान थे, एक एमडी था राजकुमार, तो किसी की तनख्वाह काट लेता, कभी है जो कमीशन लेता, मेरे से कहता ओ आराम को बैंक चो तेरी तनख्वाह काटो, मेरे साथ जाति सोचे शब्द किया उसने। मैंने की एमडी बहुत गलत बोल रहा है, बनाराम तेरे राज में मैं गाड़ी ले सकूंगा, इनके साथ जो गलत हो रहा है इनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने चेतावनी देकर उससे बोला एमडी से, मैंने तू जो गरीब के साथ बोलेगा करेगा ऐसे, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मेरे को बोलने का जोश ही ऐसा है, मैं पंच को चरण नमन करता हूँ, मेरे को गलत मत सोचना। सबको भी गरीब मारा। उसके बाद एमडी ने कहा तेरे को नहीं दूंगा, बनाराम की मेरी एटीएम की मशीन है, मैं बात बोलूंगा, तो नाम नहीं लूंगा, तो समाज की बात तो बोलूंगा नहीं। उसके बाद जो धर्म सत्य न्याय की लड़ाई लड़ती है, तो धर्म सत्य न्याय की बात तो जब महाभारत हुआ था, तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि धर्म क्या है, उसने कहा था कि धर्म पर धर्म की विजय, सत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, यही धर्म है, यही कर्म है। समाज के लिए धर्म से न्याय की तो लड़ाई लड़ सकता है, आप शब्द का प्रयोग न करें, मैं उसको भी मांग रहा हूँ बार-बार। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक ये बड़े बड़े लोग हैं इनका आप समाज, मैं व्यक्तिगत नहीं करें, इनके साथ आप क्या करो, जब तक समाज के मेरे बाबा पंच पटेल जब तक ये मछुआरे का आप याद नहीं करेंगे, जब तक ये पागलान नहीं हो सकती। मैं डायरेक्ट साथ कह रहा हूँ इस बात को बोल, और फिर बता दूंगा मैंने आज ओम प्रकाश उड़ान नियम तोड़े, तुमको हरीश मीणा के समाज के ये, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मुरारी मीणा उनको मैं बता दो बोल नियम नहीं तोड़े हो, तुम जाकर बता क्यों बोले, बात तो कहनी पड़ेगी। और चाहे डीजीपी हो, चाहे कमिश्नर हो, सबको जाके में बाहर बनाओ भाई, कोई नाम मतलब आप जो हो गए वो देखेंगे, बात बोलने की बात समाज की आएगी। देखो बोलने तुम आवाज दबा रहे, मैं भी कह रहा हूँ समाज की तुम आवाज दबा रहे हो, आप शॉर्ट कर दो भाई साहब, आवाज दबा रहे तुम। ठीक है तो सुनो मेरी बात, मेरे आपसे हाथों में यही निवेदन है, सतन साहब में चाहे तो स्टूडेंट है, वो बनाराम जी ने मेरे हाथों में भी डलाई थी, तो मैं समाज की बोलनी पड़ेगी। देखिए इस प्रकार से ज्यादा तो बोलने की इजाजत नहीं है, और आप ज्यादा वो करोगे तो देखो आपकी कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए आप बैठे रहे, क्योंकि यह व्यक्तिगत मामला नहीं चलता है। और ये मामला हमने पहले ही आपको नियम सुना दिए थे, आपने सुने होंगे, किसी का व्यक्तिगत नाम लेना, किसी जाति विशेष का, किसी संप्रदाय का, किसी धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे समाज सुधार के लिए विचार रखने हैं, वो विचार आपके अच्छे हैं, समाज मतभेद करेगा उन पर विचार करेगा, इसलिए
ये व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत नाम लेना चाहे कोई ने किसने नहीं, व्यक्तिगत जीवन में जाने क्या क्या घटनाएं होती हैं यार, ये तो पूरी दुनिया के होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मर्यादा में बोले, अन्यथा इजाजत बैठिए, फिर और कार्रवाई होगी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में, देखिए ये शांतिपूर्ण महापंचायत है, अगले वक्ता के रूप में, क्योंकि समय अभी अच्छे वक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है, और जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बैठे, जो इसने हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए आप सब एकजुट हुए हैं। कप्तान छुट्टनलाल की जन्मभूमि पर मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पल है हमारे समाज के लिए, जब हम बहुत बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो गए हैं। ये इसलिए भी जरूरी है, गांव के सब आपको अनुभव है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान क्या है उस बारे में मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं इसमें। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमको मीणा आदिवासी हैं कि नहीं है, इस बात को लेकर आजकल बहुत सारे मैं टीवी चैनलों में बहस में जाता हूं, समाज का पक्ष रखता हूं, और हमारे समाज में जो कुरीतियां विद्यमान हैं उनकी वजह से हमारे समाज के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो आज जब आपने ये फैसले लिए हैं तो हमको उन कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा, और साथ में खुद को देश के दूसरे आदिवासियों के जैसा बनाना पड़ेगा, ताकि हम अपने आरक्षण को बचा सकें, अपने अधिकारों को बचा सकें और अपने समाज को भी आगे ले जा सकें। हम देश के आदिवासियों से अलग होकर के नहीं चल सकते। आप जानते होंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनमें हमारे आरक्षण के बारे में, हमें जो विशेषाधिकार प्राप्त है उन सबको छीनने के लिए अलग अलग समुदायों के लोगों ने ऐसे मुकदमे कर रखे हैं। और अब हमारे ऊपर सवाल उठने लगा है। आपको याद होगा जब गुर्जरों ने आंदोलन किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया, सवाल मीणाओं के बारे में आया, और बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने ये लिख दिया, ये अपनी रिपोर्टों में बताने लग गए कि कॉमा लगने की वजह से शामिल हो गए हैं। तो पहला तो हमको ये काम करना है कि खुद ये समझना है कि कोई कॉमा लगने की वजह से नहीं, अपने इतिहास की वजह से, अपनी संस्कृति की वजह से हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ये पहले हम खुद समझें और अपने बच्चों को समझाएं। ये पहला काम है ताकि हम अपने इतिहास को सही ढंग से जान सके। अगर हम अपने इतिहास को सही ढंग से नहीं जानेंगे तो दूसरे समुदाय का कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा हमारे सामने कुछ सवाल खड़े करेगा। हो सकता है किसी मंच पर खड़ा करे, हो सकता है किसी बड़ी जगह पर खड़ा करे, जैसे मेरे सामने टीवी चैनल में वो सवाल खड़े किए जाते हैं, वहां पर मैं जवाब देता हूँ। आप सबको अलग अलग जगहों पे जवाब देने हैं, लेकिन जवाब देने से पहले खुद वो स्पष्टता लानी है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे ख्याल से हमारा समाज ये फैसला करे कि हम एक पढ़ने की आदत भी डालें, कुछ ऐसी किताबें छापें जो हमारे समाज के इतिहास के बारे में हो, और उन किताबों को हम वितरित करें। जैसे चंदा इकट्ठा करके हम पंचायत कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके हम भगवान का मंदिर बनाने लगते हैं, या और बहुत सारे काम करते हैं। उन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम अपने समाज के इतिहास को जानें, अपने समाज की संस्कृति को जानें, और तभी हम देश के दूसरे आदिवासियों से जुड़ पाएंगे। भील हमारे खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि हम उनसे थोड़े अलग हैं। अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अलग होने की प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारे अंधविश्वासों में गिरते चले जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले आप में से कितने लोगों की जन्म पत्री और जन्म कुंडली थी? किसी की भी नहीं थी मेरे ख्याल से, मेरी भी नहीं है, और मेरे माँ बाप को कोई जरूरत भी नहीं पड़ी उसकी। और मैं देश विदेश में हर जगह पर पढ़ा के आ गया, दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मैंने भाषण दे लिए, कभी जरूरत नहीं पड़ी, उससे क्या काम अटकता है आज। लेकिन हम हर चीज में मुहूर्त निकलवा लो, उनको बुलवा लो, पंडित जी को बुलवा लो। जो हमने कदम कदम पर अपनी जिंदगी में अंधविश्वास घुसा लिए हैं, उन अंधविश्वासों को हमको छोड़ना पड़ेगा। वो अंधविश्वास हमारी आदिवासियत की पहचान नहीं है। कितने सारे देवी देवता ले आए आप बाहर से, कितने सारे बहुत सारे त्योहार ले आए जो हमारे त्योहार नहीं है, दूसरों के त्योहार है, उनके देवी देवता है। आपने जो ये मीन भगवान का लेकर के आए हैं, ये मीन भगवान भी आदिवासियों के कोई भगवान नहीं है। इस बात को आपको विचार करना पड़ेगा। कुछ लोगों को बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये आदिवासियत की पहचान नहीं है। आदिवासियत की पहचान क्या है
हमारे अपने पुरख हैं, उन पुरखों के प्रति सम्मान दे। अपने घर में पता चला कि माँ बाप की सेवा करते नहीं, माँ बाप का कहना मानते नहीं, और बाहर बहुत सारे हमारे लड़के हैं जो क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं। पहले माँ बाप की सेवा करो, दादा दादी घर में उनकी सेवा करो। वो पहला धर्म है, एक आदिवासी का धर्म है कि अपने पुरखों की सेवा करना, उनको सम्मान देना। और जो जितने सारे अंधविश्वास घुसते चले जा रहे हैं, उन सब से हमको बचना है, महिलाओं को बचाना है, क्योंकि महिलाएं अगली पीढ़ी तैयार कर रही होती है। वो छोटे बच्चों को सिखाती हैं। आजकल महिलाएं क्या सिखाती है कि अच्छा ये व्रत कर लो, ये त्योहार कर लो, ऐसे करना है, ऐसे रहना है। बेटियों को पढ़ना नहीं सिखा पा रहे। बेटियों को हमको पढ़ना सिखाना है। बेटियां अब कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सभी क्षेत्रों में वो आ गई हैं। लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ गई कि हम रील बनाने लगे। अपने आप को अव्यक्त करने के लिए अगर कोई YouTube चैनल बनाते हैं, कुछ ज्ञान की बात करते हैं, समाज का बेटा है या बेटी है, दोनों को ही अवसर है, दोनों बनाएं, YouTube पे वीडियो बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप का कोई अश्लील प्रदर्शन ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे समाज की मान हानि हो, दूसरे समाज के लोगों को हमारे ऊपर हंसने का मौका मिले, हमारे परिवार की बदनामी हो। ऐसा कोई काम ना करें। आपने नियम बहुत सारे बनाए, बहुत अच्छे नियम है, लेकिन एक दो नियमों के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूँ। हमारे समाज का जो सबसे बड़ा कोड है वो है दहेज। उस दहेज को लेकर के मैंने देखा असम्बली की जो पंचायत हुई उसमें लिखा गया कि खुले तौर पे दहेज ना ले। ये क्या बात हुई कि आप चोरी करें लेकिन छुप करके चोरी कर लीजिए। मेरे ख्याल से सीधे सीधे आज इस कप्तान छोटलाल की मातृभूमि पर, जन्मभूमि पर हम ये फैसला ले सकते हैं कि दहेज किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। ये बेटे वालों के लिए भी है, बेटी वालों के लिए भी है। बेटी वाले ये फैसला करवाना चाहते हैं कि लड़के वाला जेवर लेकर के आए। इसमें मेरी असहमति है। ये जेवर दिखावा है, सबको बंद कर दीजिए। अगर दोनों की रुचि होगी, आजकल सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर दोनों की रुचि होगी अपने आप खरीद लेंगे बाद में। आप कोई थोड़ा ऐसा संकेत रूप में कुछ उनको मान लीजिए उपहार, छोटा मोटा, बहुत छोटा वो देना चाहे, लड़का वाला लड़की वाला दोनों एक दूसरे को जो देना चाहे, लेकिन किसी की बाध्यता ना हो। आप ये नियम बना देंगे लड़का वाला जेवर लेके आएगा तो कल उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाएगा और फाइनली वो कहां से निकालेंगे उसको, जो आपने गुप्त रूप में दहेज के लिए एक जगह छोड़ दी है। वो कहेंगे ठीक है हम जेवर लेंगे 10 लाख का, आपसे ले लेंगे 50 लाख, क्या फायदा हुआ उसका। इसको पूरा बंद कीजिए, कोई लेन देन नहीं, किसी भी तरह का लेन देन पूरा बंद कर दीजिए। तभी जाकर के अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो क्या देना है, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। दहेज की जरूरत क्यों पड़ती है कि लड़का देखते हैं नौकरी वाला और लड़की की नौकरी नहीं है, या लड़का देखते हैं बड़ी नौकरी वाला, लड़की की छोटी नौकरी है। यहाँ पे दहेज के लिए गैप बन जाता है। बराबर वाले परिवार में शादी कीजिए। मैंने बहुत सारे आजकल ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे शादियां टूट रही हैं। अगर शादी को लेकर बात करें, क्योंकि ज्यादातर किसानों के बच्चे हैं, किसानों के परिवार के संस्कार उनके साथ हैं, और उनको पकड़ कौन लेते हैं, नौकरी वाले। नौकरी वाले अपनी बेटियों के लिए पकड़ लेते हैं। तो नौकरी वाले के परिवार के संस्कार अलग है और जो किसान के परिवार के संस्कार अलग है। अपने जैसा परिवार ढूंढिए और कोई लेन देन के चक्कर मत रहिए। दोनों अपने आप जितना चाहे उतना दुनिया भर को जीत सकते हैं, दुनिया भर की चीजें खरीद सकते हैं। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी की जिंदगी में कोई परेशानी आ गई, कई बार ऐसा होता है कि संबंध बन नहीं पाते ठीक से और समस्याएं शुरू हो जाती है, तो तब बेटी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। कैसे खड़े होंगे बेटी के साथ में कि देखिए, राजस्थान सरकार ने तो नियम बना दिया, केंद्र सरकार ने भी नियम बना दिया कि बेटी का भी अधिकार है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहनों से साइन करवा लेते हैं कि नहीं तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इसमें, संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में। अगर बेटी कोई मुश्किल में है तो उस वक्त उसके साथ में खड़े हुए, आपके जीवित रहते हुए मुश्किल में है तो बेटी को उसकी संपत्ति का अधिकार दीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं को दिक्कत क्या होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि उसको छोड़ के कैसे जाएं। वो रोजाना पीता है, दारू पीता है, लेकिन छोड़ के कैसे जाएं, अलग कैसे रहें। बच्चों को लेकर अलग भी रह सकते हैं क्योंकि कोई आर्थिक आधार नहीं है, खाएंगे कहां से। तो आप उसके साथ में एक संबल की तरह खड़े होइए और उसको आर्थिक मदद की जरूरत है तो उस वक्त आर्थिक मदद कीजिए जब वो परेशानी में है। जो आप दहेज के रूप में मदद करना चाहते हैं दिखावे के लिए, या आप कोई लेन देन के रूप में, वो कोई काम का नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी तो है तो बेटी को इतना सक्षम बनाइए, इतना पढ़ाइए कि वो दामाद से कहीं पीछे ही ना रहे, वो अपने फैसले जिंदगी के खुद ले सके और तो कभी कोई आर्थिक मसला आए नहीं उसकी जिंदगी में। इन प्रश्नों पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। जब बेटे बेटी को बराबर समझेंगे तभी हो पाएगा।
लेकिन आदिवासी समाज की विशेषता, दुनिया की किसी भी आदिवासी समाज में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक, कहीं भारत के हर आदिवासी समाज में चले जाइए, वहां पर नाच गान पे कहीं भी प्रतिबंध नहीं है। और नाच गान मतलब स्त्री पुरुष साथ में भी नाच सकते हैं, लेकिन उसमें हमको मर्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो गाने को ऐसा लगता है डीजे पे पाबंदी लगा दी, जैसे गाने पे पूरी पाबंदी लगा दी। ये एक अच्छा मौका है कि डीजे को बंद करके हम अपने पुराने गीतों को, जो हमारे पुरखों से हमने सीखे हैं, उन पुराने गीतों पर, मैंने पहाड़ों में बहुत सारी शादियां अटेंड की, झारखंड में बहुत शादियां अटेंड की, छत्तीसगढ़ में शादियां अटेंड की, देखा हूं कि वो कोई भी डीजे नहीं चलाते, या ये बॉलीवुड के या ये जिस तरह के पॉप सॉन्ग है ये कोई नहीं चलाते। वो चाहे म्यूजिक सिस्टम में बज रहा हो या मुंह से गा रहे हो, वो सब अपने पुराने गीत गाते हैं और साथ में मिलकर के सब नाचते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए कि अपने गीत गाएंगे हम ये बॉलीवुड के सॉन्ग या कोई और दूसरे सॉन्ग हम नहीं सुनेंगे, ये डीजे बड़े बड़े नहीं चाहिए, हम मिलकर के गाएंगे, मिलकर के नाचेंगे और खुशी मनाएंगे। वो सिर्फ शादी की बात नहीं है, किसी कोई और खुशी का मौका हो सकता है, बात त्योहार का कोई दूसरा मौका हो सकता है। तो नाच गाने को हमारी आदिवासी संस्कृति प्रोत्साहित करती है, लेकिन वो उसमें कोई अश्लील प्रदर्शन नहीं होगा, उसमें कोई भौंडापन नहीं होगा, उसमें एक सादगी रहेगी अपनी परंपराओं के अनुसार और पारंपरिक पोशाक में। आज देखिए एक हमारी बहन है जो वहां पे यूरोप में है, आप सब जानते होंगे, धौली मीना, वो वहां पर लहंगा लुगड़ी में हमेशा घूमती है। हमारी तो यहाँ पे दिल्ली पहुंच गई, जयपुर पहुंच गई, शर्म आने लग जाती है लहंगा लुगड़ी पहनने में। वो वहां पे यूरोप में पहुंच करके लहंगा लुगड़ी में घूम रही है, आप सब लोग धोती कुर्ता पहन करके आए हैं। ऐसे हमारी पारंपरिक पोशाक के साथ हम जाएंगे, इसी से हमारी आदिवासियत बची रहेगी। ये परंपराओं को, क्योंकि कल जब हम हाई कोर्ट में जब ये सवाल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल चल रहा है, टीवी चैनलों में सवाल चल रहा है कि मीना कौन है, तो हमको अपनी पहचान के साथ में अपनी आदिवासी पहचान को बचा के रखना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को बचा के रखना पड़ेगा, तभी हमारे अधिकार बच पाएंगे और हमको एकजुट होना पड़ेगा। ये बात भाई ने गलत तरीके से कही, लेकिन कही सही, कि हमको सिर्फ गरीबों के ऊपर सारे नियम लागू नहीं करने, जो ताकतवर है, किसी पद पर है, नेता हैं, अधिकारी हैं, उनको भी, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी समाज में लौट करके आते हैं। शादी होती है वो भी समाज में करते हैं, और जब टिकट के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तभी इन्हीं सीटों पर वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनको हमारी जरूरत है और उनको हम झुका सकते हैं, क्योंकि हम जनता जनार्दन हैं। इसलिए आप उनको ये बातें मनवाने के लिए बाध्य करिए। बहुत अच्छी बात है, आपने ये बर्थडे मनाना बंद कर दिया, लेकिन वो बर्थडे पे फोटो डाल रहे हैं अपने बच्चों के केक काटते हुए, तो उनको भी हमको पाबंदी करने की जरूरत है, लेकिन वो शालीनता से होगा, आपस में कोई वैमनस्य पैदा करके नहीं होगा। गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए एक ही नियम होंगे, और उन नियमों पर हम और देख सकते हैं कि आदिवासियत के हिसाब से क्या क्या जोड़ सकते हैं। उसके लिए आज सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं। दूसरे आदिवासी समाजों में क्या क्या परंपराएं हैं, उन परंपराओं में से कौन सी परंपराएं हम अपने लिए ले सकते हैं, इन सब बातों पर विचार करके निश्चित तौर पर आज की महापंचायत कुछ अच्छे फैसले लेगी और हम अपने समाज को आगे ले जा पाएंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।